हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 10 है यहाँ पे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय 10 है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 है हमारा, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे के समय में मनुष्य की कोशिका अथवा स्तन सॉरी अथवा स्तनधारियों की कोशिका में कोशिका विभाजन पूर्ण होने में केवल 1 घंटा लगता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा कोशिका चक्र के एम प्रावस्था में केंद्रक विभाजन आरंभ होता है, जिसमें गुणसूत्र अलग होकर दो केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इसे केंद्रक विभाजन अथवा कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सामान्यतः इस क्रिया की समाप्ति पर कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होकर दो कोशिका बन जाती है। इसे जीव द्रव्य विभाजन अथवा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, बात करें आगे। तो यदि केवल कैरियोकाइनेसिस हो तथा साइटोकाइनेसिस न हो तो एक कोशिका बहुकेंद्रक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट बन जाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, यह अवस्था कोशिका की विश्राम अवस्था यानी कि रेस्टिंग फेज मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है, अगले विभाजन की तैयारियां पूर्ण होती है तथा डीएनए का द्विगुणन होता है। इस अवस्था के 3 चरण हैं। ध्यान देंगे कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला है G1 फेस यानी कि इसे गैप 1 कहते हैं। सेकेंड है एस फेस, इसे संश्लेषण अवस्था कहते हैं। थर्ड है G2 फेस, इसे गैप 2 कहते हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग G1 फेस की। तो G1 फेस माइटोसिस तथा डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होने का मध्यावकाश है। एस फेस में डीएनए संश्लेषण व द्विगुणन होता है। डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, परंतु गुणसूत्र संख्या में वृद्धि नहीं होती है। यदि G1 में 2n गुणसूत्र संख्या हो तो S में भी 2n ही होगी। ठीक है, बात करें जंतु कोशिका में डीएनए द्विगुणन के साथ साथ सेंट्रिओल विभाजन भी होता है। G2 फेस में प्रोटीन संश्लेषण होता है तथा कोशिका माइटोसिस के लिए तैयार होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कोशिका चक्र का GO यानी कि प्रशांत अवस्था क्या है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। कोशिका की मृत्यु होने पर दूसरी कोशिका उसका स्थान ले लेती है, अतः G1 प्रावस्था एक अक्रिय यानी कि बिना क्रियाशील अवस्था में प्रवेश करती है। इसे शांत प्रावस्था यानी कि G0 कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका केवल उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूत्री विभाजन में बनी दोनों पुत्री कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही बनी होती है। ठीक है, समान ही बनी रहती है। इसी कारण सूत्री विभाजन को सम विभाजन यानी कि इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताएं जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती है। पहला है गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। उत्तर हो जाएगा मध्यावस्था। सेकेंड है यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का टूटना व अर्ध गुणसूत्र का पृथक होना। उत्तर हो जाएगा पश्चावस्था।
थर्ड है यहाँ पे समजात गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होना। तो उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री प्रथम पूर्वावस्था की जाइगोटिन उप अवस्था। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ है समजात गुणसूत्रों के बीच विनिमय का होना। तो उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री प्रथम पूर्वावस्था की पैकेटिन उप अवस्था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे निम्न के बारे में वर्णन करें। पहला है सूत्र युग्मन। उत्तर हो जाएगा सूत्र युग्मन यानी कि साइनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की युग्मपट उप अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, इसे सूत्र युग्मन कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड की ओर। युगली क्या है? तो उत्तर हो जाएगा युगली अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की युग्मपट उप अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। गुणसूत्रों के इन जोड़ों को युगली गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड है यहाँ पे कायजमेटा क्या है? उत्तर हो जाएगा कायजमेटा अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम उप अवस्था द्विपट यानी कि डिप्लोटिन में युग्मित गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र कुछ स्थानों पर क्रॉस बनाते हैं। इन स्थानों को कायजमेटा कहते हैं। इन स्थानों पर गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स टूटकर पुनः जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स परस्पर बदल जाते हैं, इसे पारगमन या विनिमय कहते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में अंतर निम्न है। पादप कोशिका में विभाजन के समय पट बनता है जिससे बाद में कोशिका भित्ति बनती है, परंतु जंतु कोशिका में दोनों ओर से बलन बनकर मध्य में आते हैं और दो भागों में कोशिका बट जाती है। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं कहाँ आकार में समान व कहाँ भिन्न आकार की होती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा युग्मक निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में मातृ कोशिका में विभाजन से बनने वाली चारों पुत्री कोशिकाएं समान होती है। ये शुक्र कायांतरण द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्र जनन में बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं आकार में समान होती है। ठीक है। बात करें यहाँ पे अंड जनन की यानी कि अंड जनन में मातृ कोशिका से बनने वाली संतति कोशिकाएं आकार में भिन्न होती हैं। अंड जनन के फलस्वरूप एक अंडाणु तथा पोलर कोशिकाएं बनती है। पोलर कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। पौधों के बीजांड में गुरु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु से 4 कोशिकाएं बनती है। इनमें आधारीय कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। यह वृद्धि और विभाजन द्वारा भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रायो सैक बनाता है। पौधों में लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ये आकार में समान होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आता है सूत्री विभाजन की पश्चावस्था अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था 1 में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था 1 में अंतर निम्न है, यानी कि प्रथम भी बोल सकते हैं। तो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पश्चावस्था। तो बात करें अंतर की, तो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र प्रतिकर्षण के कारण विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। इन अर्ध गुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र कहते हैं। दोनों क्रोमैटिड्स की संरचना समान होने से संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाएं के समान होती है। अब बात करें हम लोग अर्धगुणसूत्री विभाजन प्रथम की पश्चावस्था की, तो अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम में सूत्र युग्मन के कारण बने गुणसूत्रों के जोड़ों में प्रतिकर्ष होने के कारण समजात होने के कारण
एक सेकेंड, होने के कारण बने, फिर से पढ़ देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम में सूत्र युग्मन के कारण बने गुणसूत्रों के जोड़ों में प्रतिकर्षण होने के कारण समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। आगे की बात करें हम लोग, समजात गुणसूत्रों में विनिमय के कारण गुणसूत्रों की संरचना बदल जाती है और लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा होने के कारण पूतरी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या ही रह जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रमुख अंतरों को सूचीबद्ध करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। यहाँ पे सूत्री विभाजन, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। क्रम संख्या वहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 करके। तो कोशिका एक बार विभाजित होती है और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। केवल जनन मातृ कोशिकाओं में होता है। ठीक है, बात करें तो ये काय कोशिकाओं में होता है और ये केवल जनन यानी कि मातृ कोशिकाओं में होता है। इसकी बात करें तो अलैंगिक व लैंगिक दोनों जनन में पाया जाता है और इसकी बात करें तो केवल लैंगिक जनन में होता है। ठीक है, और है डीएनए का द्विगुणन सुप्तावस्था में होता है और इसमें डीएनए का द्विगुणन प्रथम सुप्तावस्था में होता है परंतु द्वितीय सुप्तावस्था में नहीं होता है। ठीक है, 5 है यहाँ पे, एक बार विभाजन के लिए डीएनए में द्विगुणन एक बार होता है और इसमें 2 बार विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन 2 बार होता है। तो ये आप लोग देख रहे थे सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व निम्न है। पहला है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, लेकिन जनन में नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें हम लोग तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन तथा विशेषण के फलस्वरूप प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। सेकेंड है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन के समय विनिमय के कारण गुणसूत्रों की संरचना बदल जाती है। इससे भिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैव भिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। अपने शिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें। तो आप लोग हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नर मधुमक्खियाँ अर्थात ड्रोन्स अगुणित होते हैं। इनमें सूत्री विभाजन अनिषेचित अगुणित अंडों में होता है। ठीक है, निम्न श्रेणी के पादपों जैसे एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय यानी कि यूलोथ्रिक्स आदि में समसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है। इनमें अगुणित युग्मक बनते हैं। ओके, युग्मकों के परस्पर मिलने से युग्माणु बनते हैं। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बने अगुणित बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा नए पादपों का विकास करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे, उच्च श्रेणी के पादपों में द्विगुणित बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 में कोशिका विभाजन नहीं होता। सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश की अगुणित प्रतिमुख कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता। साइकस के लघु बीजाणुओं परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप नर युग्मकोद्भिद बनता है। इसकी प्रोथैलियल कोशिका तथा नलिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। प्रोथैलियल है। ठीक है, 14 है यहाँ पे, क्या यस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति के बिना सूत्री विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, क्या
बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोशिका विभाजन के बिना भी डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। सामान्यतया डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रतिकृति के फलस्वरूप ही होता रहता है। प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पे कोशिका विभाजन की प्रत्येक अवस्थाओं के दौरान होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करें और ध्यान दें कि निम्नलिखित दो प्राचलों में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला है यहाँ पे प्रत्येक कोशिका की गुणसूत्र संख्या यानी कि एन। इसका उत्तर हो जाएगा अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। इसके फलस्वरूप डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C से प्रदर्शित करे इसकी मात्रा 4C हो जाती है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि G1 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2N है तो G2 प्रावस्था में भी इनकी संख्या 2N रहती है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा C। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की युग्मपट यानी कि जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। पश्चावस्था प्रथम में गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। यदि गुणसूत्रों की संख्या 2N है तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या N रह जाती है। जननांगों 2N में युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इसके फलस्वरूप युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या घटकर अगुणित यानी कि आधी एन रह जाती है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ नोट्स पाने के लिए। ओके, थैंक्स।